नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सब के प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी बंगाल में और तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं और बम्पर वोटिंग खेल को किस तरफ ले जाएगी ये कुछ दिन बाद हम सबको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि महिलाओं का इतना मान सम्मान करने वाली पार्टी बीजेपी बिना गृह मंत्री के काम चला लेती है, क्योंकि गृह मंत्री जी 15 दिन से बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी भी कहीं बिन बुलाई शादी में चले जाते हैं, कहीं झालमुड़ी खा रहे हैं और सबको कह रहे हैं कि अब तो बंगाल जीत के सबको मिठाई के साथ साथ वो झालमुड़ी का प्रसाद भी देंगे। क्या बीजेपी इसमें सफल होने जा रही है? और सफल अगर हो गई और ममता को उन्होंने सत्ता से हटा दिया तो भारत की राजनीति में क्या बदल जाएगा? क्योंकि 90 लाख के करीबन वोट SIR से ज्ञानेश जी ने वहाँ पे काटे हैं और 70-80 लाख वोट तमिलनाडु में भी कटे हैं। तो बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल को जीत लेती है तो उसके बाद क्या साबित करना बाकी रह जाएगा और क्या इसके भारतीय राजनीति में असर पड़ेंगे? इसको देखने और समझने वाली ये बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। त्यागी जी। हाँ जी। देश के गृह मंत्री जी के पास एक ही काम है 15 दिन से, और वो है पश्चिम बंगाल की जीत। और ईडी के छापे भी बीच बीच में चल रहे हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट की भी मदद ली गई, अपोजिट कमेंट कराए गए हैं और ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को घेर लिया गया है। तो अब दो ही परिणाम रहने, या तो वो जीतेंगे या फिर ये जीतेंगे। तो दोनों ही सूरत में भारत की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, इस पे जरूर एक बार बात करनी चाहिए। देखिए, अगर तृणमूल कांग्रेस सरकार में बनी रहती है, यानी ममता बनर्जी जीतती हैं, तो हम ये कहेंगे कि बंगाल के बारे में जो कहा जाता है कि बंगाल बहुत आगे की सोचता है, और बंगाल की हम लोग तारीफ करते हैं कि वो एक बौद्धिक प्रदेश है, बहुत समझदार लोग वहाँ के हैं, तो इस बात पे मोहर लग जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर प्रयास किए हैं, सारी व्यवस्थाएं की हैं कि भाजपा की वहाँ जीत और भाजपा की सरकार बन चुके। उनको ये लग रहा है कि अश्वमेध का घोड़ा अभी एक क्षेत्र में घुसा नहीं है हिंदुत्व के वहाँ। और ठीक है, हर एक राजनीतिक दल को भरपूर प्रयास करने चाहिए चुनाव के, और जैसी संस्कृति हमारे यहाँ चुनाव की हो गई है कि आपको हर हालत में चुनाव जीतने हैं, तो उसका दोष हम भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं दे सकते। लेकिन बुनियादी सवाल वही उभर के आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन गई तो क्या होगा। तो पश्चिमी बंगाल के लोगों ने जो अब तक आनंद नहीं लिया वो भी ले लेंगे, है ना, जो पूरा देश ले रहे हो। हाँ, इनको ये अब जैसे बिहार में आ गई इनकी सरकार फुल फ्लैज, इनका चीफ मिनिस्टर, तो वहाँ उत्तर प्रदेश में भी लोगों को ये लगता था कि अगर भाजपा की सरकार फुल फ्लैज्ड, जब तक इनकी आधी अधूरी सरकार होती है उसे अपना नहीं मानते कभी भी। ये कहते हैं कि हमें तो पूर्ण बहुमत की जब सरकार दोगे, और उसमें भी 1 इंजन वाली, 2 इंजन वाली, 3 इंजन वाली, 4 इंजन वाली भी, 4 इंजन वाली, और मतलब डिब्बों से ज़्यादा इंजन होने चाहिए इनकी ट्रेन में, सत्ता की जो ट्रेन इनकी होती है उसमें। तो ये ऐसे स्वप्न दिखा देते हैं लोगों को कि उनकी अपेक्षाओं का स्तर बहुत बढ़ जाता है, और फिर ये लगता है कि ये जो सपने हैं ये सारे केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पूरे कर सकती है, और पूरी बेशर्मी के साथ में ये दोहराते हैं उन चीज़ों को, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब ये यहीं पे भी हो रहा है। इनके पश्चिम बंगाल के किसी शायद प्रदेश अध्यक्ष, उसका मैं बयान पढ़ रहा था कि अगर भाजपा वहाँ नहीं जीती और TMC वहाँ पे जीत गई तो हिंदू खत्म हो जाएगा, है ना। तो अगर ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर ममता बनर्जी वापसी करती हैं तो ये भी देखना रुचिकर होगा कि हिंदू खत्म होता कि नहीं होता, है ना। और इतने सालों से ममता बनर्जी का राज है तो हिंदू तब तक तो हुआ नहीं खत्म। और भाजपा चुन के, भाजपा पहले रही है वामपंथियों का गढ़, तो वामपंथियों से ये सत्ता ले ली ममता बनर्जी ने। मतलब वामपंथियों के जो तेवर थे उनसे ज़्यादा उग्र ममता के थे। और अब जो हिंदुत्व की राजनीति है वो बिल्कुल ही पलटी हुई राजनीति है।
तो दोनों ही सूरत में पश्चिमी बंगाल का परिणाम देखने लायक होगा। और ये जो बम्पर मतदान हुआ ये अपने आप में अद्भुत है। 92% मतदान होना, इसकी भी अलग अलग व्याख्या हो रही है। लोग ये कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा के पक्ष में जाएगा, कुछ कह रहे हैं टीएमसी के पक्ष में जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी की लहरें इस तरह की होती हैं, और कुछ ये कहते हैं कि अगर बंगाल की जनता ने इनको रोकना चाहा, बंगाली श्रेय लेना चाहेगा कि हमने भारतीय जनता पार्टी की जो उग्र हिंदुत्व की या उग्र हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति उसको ब्रेक लगा दिया है, जैसा कि उन्होंने हमेशा किया है, तो उस पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी विजय होगी। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत जिज्ञासा भरा है परिणाम इसका। और अब कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो पूछते हैं कि भाई क्या रहेगा, तो अब तो बुद्धि तो जवाब देगी, अंदर से ये जवाब आता है कि भाजपा जीतेगी। मतलब कंडीशनिंग ऐसी कर दी, हाँ अंदर से क्या, दिमाग की किसी सतह से ये उभर के आता है कि भाजपा को ही जीतना चाहिए, क्योंकि जीतने के लिए तो वही काम कर रही है। सारे हथकंडे, सारे मैनिपुलेशंस भाजपा ही तो कर रही है। और अब भी नहीं जीत रहे तो फिर शर्म की बात है। और आप पिछले 10-12 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, जिस तरीके से वो जीते हैं, तो उसमें आपके पास कोई वजह ही नहीं होती ये ना मानने की कि भाजपा नहीं जीतेगी। हाँ, इसके उलट कुछ हो जाए तो वो फिर वो देखने वाली बात है। तो अब जैसे केरल है, केरल में भी इनका शासन कभी नहीं रहा, तमिलनाडु में भी नहीं रहा, पश्चिमी बंगाल में इन्होंने अपनी ताकत जरूर बढ़ाई है। ज्यादा ताकत ये पश्चिम बंगाल पे ही लगा रहे हैं, इनको पता है तमिलनाडु केरला में कुछ ज्यादा है नहीं। हाँ, तो ये भारत के इतिहास का सबसे रोचक चुनाव मैं मानता हूँ, वैचारिक दृष्टि से, जो दक्षिण और वाम राजनीति के बीच में हो रहा है। अब रहा सवाल, आपने कहा अमित शाह जी का कि वो 15 दिन से वहाँ व्यस्त हैं। अमित शाह ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि उनके जो इर्द गिर्द 4-7 लोग हैं जो सारी व्यवस्थाएं देखते हैं मंत्रालय की, वो इनके भी गुरु हैं। इन्हें अब जरूरत काम फिजिकली वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। इनके संकेतों को इनके अधिकारी, जो मनपसंद के अधिकारी, इनके गुजरात से आए हुए IAS अधिकारी, वो सब समझते हैं। और नायब मतलब क्या अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ने की क्षमता गुजरात लॉबी के ऑफिसर्स में है। तो अब उनको अलग से कोई ट्यूशन देने की जरूरत नहीं है। और न केवल वो अब व्यस्त हैं, जबकि जब से वो गृह मंत्री बने वो लगातार ही व्यस्त हैं जहाँ भी वो जाते हैं। और उनको इसलिए भेजा जाता है कि उनके आने का मतलब है नरेंद्र मोदी का खुद आना, वहाँ पे मौजूद होना। और एक जो भय है, उनका आतंक है लोगों में, वो बड़ा विचित्र है कि चाहे कैबिनेट मंत्री हों, स्टेट के मिनिस्टर्स हों, अगर किसी स्तर पर गुटबाजी है तो अमित शाह की उपस्थिति ये सुनिश्चित करेगी कि सब लोग सांस रोक के बैठ जाएंगे और कोई चूं नहीं करेगा, शिकायत नहीं करेगा, अनुशासन में रहेगा और पार्टी के लिए, जीत के लिए वो लगातार काम करेगा। तो अमित शाह तो अपरिहार्य हैं, इंडिस्पेंसिबल हैं, उनका रहना किसी भी चुनाव में, और इसीलिए उनको चाणक्य कहा जाता है। तो वो कहीं भी हो, तो गृह मंत्रालय तो आजकल सूचना क्रांति की इतनी, कहीं से भी आप चला लो, है ना। और जैसा मैंने बताया, अधिकारी इतने दक्ष हो चुके हैं कि वो जानते हैं सारे के सारे। और अमित शाह ही आप देखें, उनकी भाषा, आपको अमित शाह जिस समुदाय से आते हैं उसकी भाषा में तो बड़ी विनम्रता है। वो जैन धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन उनकी भाषा, ए दीदी, दीदी ओ दीदी, लटका दूंगा, इस तारीख के बाद फटका दूंगा। ये जो सड़क छाप तड़ी पार लफंगापन है ना एक भाषा का, लफंगाईपन जो है भाषा का, वो अमिताभ इसमें, मतलब अमित शाह में होना बड़ी गजब की बात है। उनकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करता। मतलब एक आदमी जो सीधी कमर करके नहीं चल सकता, बीमार है, कई तरह के रोग हैं, सिर गंजा हो चुका है, मोटा चश्मा लगाता है, और वो भाषा ऐसी बोलता है जैसे दाऊद इब्राहिम वाली, तो सूट नहीं करती पर्सनैलिटी को चीज़ें। हंसी आती है। उत्तर भारत की जो हमारी हिंदी बेल्ट है ना, यहाँ तो बिल्कुल सब आइडेंटिफाइड है कि कौन कैसे बोलेगा। अगर वो यहाँ आके इस तरह की बात करें और कर जाते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तो समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन बंगाल की भूमि पे, जहाँ पे शुरू से ही विद्रोही तत्व हैं और जो स्ट्रीट फाइटर हैं, ममता के अलावा कोई सत्ता वामपंथियों से ले नहीं सकता था, क्योंकि वामपंथियों ने हमेशा सड़क की राजनीति की है। ममता ने सड़क पे आके ही उनको जवाब दिया है। न केवल सत्ता ली, बल्कि वामपंथ को बिल्कुल वहाँ कैडर तक नहीं है उनका। हाँ, और अगर अब बंगाल इतनी सहज ढंग से इतनी जल्दी बदल गया,
इस वाली राजनीति से हिंदुत्व की, तो ये भी अपने आप में बड़ी बात होगी। ओवरऑल जो भी है इंडिया की पॉलिटिक्स में, ये इलेक्शन बहुत लंबे समय कोई ऐसा चुनाव है जो बहुत बड़ी देश की दिशा तय करने जा रहा है। और इसकी चर्चा मेरे ख्याल से देश में नहीं, देश से बाहर भी होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, ये मतलब समझने वाली बात है। अगर ममता बनर्जी किस बच जाती हैं तो काफ़ी एक बड़ा संदेश जाएगा, और नहीं बचती तब भी एक जाएगा। ये है ना, कांग्रेस मुक्ति की बात भाजपा और मोदी तो अब कर रहे हैं ना, लेकिन उस जमाने में जब कांग्रेस का पूरा बोलबाला था और शिखर पे थी, उस समय भी बंगाल में परिवर्तन हुए, केरल में परिवर्तन हुए, तो वामपंथियों की ये जो थोड़े थोड़े गढ़ बने और जहाँ जनता को उनको समर्थन मिला, तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। और इसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा होती थी। मतलब सीपीआई की कोई गवर्नमेंट सबसे पहले भारत में बनी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये भी बड़ी बात है। तो अब मजे की बात इसमें यह है थोड़ा सा कि जैसे हिंदुत्व की तमाम शक्तियां इस समय पश्चिमी बंगाल में गई हुई, आप देखेंगे कि आपके जो हिंदी पट्टी के भी है मतलब जो वामपंथी लोग हैं, वो उतनी उपस्थिति उनकी नहीं है वहाँ, चूँकि वहाँ एक्चुअल में वामपंथ बी साइड में चला गया। अब वैचारिक स्तर पर जरूरी ये था, भाजपा की हार एकदम आसान हो जाती कि कांग्रेस पार्टी, ठीक है उनकी राइवल है, एक अंडरस्टैंडिंग वामपंथियों में, कांग्रेसियों में या टीएमसी में बननी चाहिए थी, और एक संयुक्त चेहरा होता। जब तक बनी हुई हो अंदर खाते हो भी सकता है, ये तो अब रिजल्ट से पता चलेगा क्या है, लेकिन और देश की जनता ही चाहती है, देश की जनता ये चाहती है कि जिस तरह से गैर कांग्रेसवाद के विरुद्ध तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए थे, वैसे ही अब गैर भाजपावाद का नारा देके तमाम विपक्षी दल एकजुट हों और इसको कभी भी मार लेंगे। ये गणित आम आदमी की समझ में आता है। लेकिन अभी तो दिख नहीं रही है, लोग सारे मेंढक एक पाड़े में बिठाना। तो अब नहीं दिख रहे तो उसके खामियाजे तो भुगतने पड़ेंगे, भुगत ही रहे। और अमित शाह का तो देखिए खुला खेल है उनका, अमित शाह का। भले एक पत्रकार उनसे पूछता है कि जी हेमंत विश्वा शर्मा भ्रष्ट हैं, तो वो क्या जवाब देते हैं, चलो भैया मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। पत्रकार इतना डरा हुआ, उसे ये लग रहा है कि कहीं घर पर कुछ नहीं होगा, रोटी के लाले पड़ रहे होंगे, कहीं ईडी की रेट ना हो जाए, इनकम टैक्स की रेट ना। भैया पूछ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई, तो बता। चलो भैया, अरे तुमने बाकायदा पूरी चार्ज शीट की किताब निकाल ली हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ कि आदमी भ्रष्ट है, बांटी गई वो भाजपा के, और अब वो ये जवाब दे रहा है कि चलो भैया मैं सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। ये कुछ भी कर सकते हैं सर, ये मंगलवार को मछली खा सकते हैं मोदी। हाँ, वो नया ड्रामा हो रहा है, वो कौन सा है वो, अनुराग ठाकुर तो है ही एक, और वो फिल्म स्टार है कौन सा, मनोज, क्या है, मनोज कुमार, क्या नाम है उसका, ध्यान नहीं है, जो भी है, वो कह रहा है कि पापा से ज्यादा जानते हैं लोग कि मैं मछली खाई है मैंने, बट लहसुन प्याज के बिना खाई है। ऐसा चला रखे है। हाँ, अब पता नहीं उसमें कितना सच्चा, लेकिन बोल तो रहा है ये। तो ये एक्चुअल में पाखंडी लोग हैं, इनका मंच पे चरित्र और है और शयन कक्ष में चरित्र और है और ड्राइंग रूम में चरित्र और है। ये गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं, और भारत की जनता की समझ में कब ये बात आएगी, ये हमारी समझ से बाहर है। आएगी सर, पर जब सब कुछ खत्म करवा लेंगे ना, फिर वो शेर है ना कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अगर कुछ बचेगा ही नहीं तो फिर आप क्या करोगे। सही बात। अब आप ये देखिए कि कल उसने भूरे जो है वो यूएस का राष्ट्रपति, अपने को नर्क का इतना उसने तो इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी है। और जब उसको बताया गया कि साहब वहाँ कुछ लोग हैं जो मायने नहीं रखते, वो नाराज हैं, तो उसने कहा कि नहीं, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री और जो वहाँ टॉप पे बैठा है वो मेरा दोस्त है। अब पता नहीं किस तरह की दोस्ती है, उसने पूरा ये कह दिया कि नरक है, चीन को भी साथ दे दिया। एक पत्रकार का रीपोस्ट किया उसने। हाँ, हालांकि कई बातों में सच बताऊं तो मुझे लगता है हम नरक ही हैं कई चीज़ों में। अब ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मोदी जी के लिए, उनके दोस्त के लिए, कि 14 वर्षों में नरक को स्वर्ग नहीं बना पाए, नरक को स्वर्ग नहीं बनना। मतलब करोड़ों हिंदुओं, थोड़ा सा तो नारकीयपन कम वो एक कवि की वो सुन रहा था मैं कि मोदी जी ने पूछा जनता से कि हम हरिद्वार ये अयोध्या में हर साल कितने दिए जलाते हैं, बोले जी हर साल 3 लाख दिए।
तो 5 साल में कितने दिए होगे? बोले जी 15 लाख दिए। बोला जोर से बोलो। बोले 15 दिए? 15 लाख। 15 लाख दिए। सच में है ऐसा ही। अगर आप इनके मूल चरित्र का अध्ययन करोगे गहराई से तो उसमें यही छिछोरापन है। ये गंभीरता से नहीं लेते, ये आनंद जीवी हैं, अपने आनंद में कोई कमी ना है, भाड़ में जाए देश। और प्रधानमंत्री ने, मजे की बात, ये देश उनकी भाषा को नहीं समझता। अरे अपना क्या है, हम तो झोला उठा के चल पड़ेंगे। ये एक पलायनवादी सोच है ये। एक ऐसे विफल आदमी की पहचान। क्यों चल दोगे भाई झोला उठा के? तो तेरी जवाबदेही कौन तय करेगा? ये इतने साल मौज काटी है, इसके कौन हिसाब देगा? मेरी गलती निकल आए तो वो चौराहे पे, कौन चौराहे पे आएगा? गलती कौन निकली है तो कौन तय करेगा? और इतनी शर्म लिहाज तो है नहीं कि ये एहसास हो जाए कि हाँ गलती मुझसे हुई, अगर मैं खुद चलूँ चौराहे पे और कोई और ना मार रहा हो तो अपने जूते से अपनी पिटाई कर लूँ। होना तो ये चाहिए था। अभी दिल्ली में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, परिसीमन, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बोले कांग्रेस से। तो एक कोई स्कूटी पे सवार महिला थी, उससे वो जो रिपोर्टर है वो पूछती है जी ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है? बोले कांग्रेस महिलाओं को आगे ही नहीं आने देती, और एक बिल आ रहा था, महिलाएं राज्यसभा में जाती, लोकसभा में जाती, पर इन्होंने रोक लिया। बोले इसके लिए किसको आप मानते हो जिम्मेदार? बोली कांग्रेस जिम्मेदार है, राहुल गांधी जिम्मेदार है, बेकार आदमी है राहुल गांधी। तो बोले जी आप क्या करते हो? बोले जी मेरी तो पूछो ही मत, मैं तो बेरोजगार हूँ और कोई काम नहीं है, मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रही हूँ और पर नौकरी नहीं मिल पा रही। हालांकि मोदी जी हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ, कांग्रेस नहीं करने दे रही। मतलब एक बंदा बेरोजगार है, धक्के खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, दिल्ली में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, और फिर भी सारी समस्याओं की जड़ वो पार्टी है जो अभी पिछले 15-20 साल 25 साल से तो सत्ता में ही नहीं है वहाँ पे, शीला दीक्षित के बाद। धर्मेंद्र जी, देश के मूर्खों का बहुमत उनके साथ है। आपको अन्य पार्टियों के समर्थक या उनके वैचारिक रूप से संतुष्ट होने वाले, मतलब इस तरह के मूर्ख आपको ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। और इनके यहाँ तो भरे पड़े ऊपर से नीचे तक। अभी मुंबई में आपने वो वीडियो देखा होगा कि एक लड़की जब वो ट्रैफिक में फंस गई और हाँ उसने ऐसी वाट लगाई है इनकी। हमें भारत में आज ऐसे लोगों की जरूरत है। उसने उस मंत्री के पसीने छुड़ा दिए कि तुम्हारी बस्टर्ड गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकलो, तुमने कैसे रोक? क्यों रोक रखा है? आज आप 21st सेंचुरी के दूसरे डिकेड में आप सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हो। अब प्रधानमंत्री को चिंता नहीं होती, वो जो एम्बुलेंस को जगह देते हैं, क्या वो ऐसा नहीं बना सकते? काम जा रहे हैं, 100 काम होते हैं, बताओ। यहाँ बैठ के मनीष ग्रोवर जी ऐसे तालियां पीट रहे रोड के ऊपर। हाँ नहीं, वो तो कहते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। और इससे रोहतक की प्रतिष्ठा तो बहुत बड़ी चर्चा हो रही सब में। ये हरियाणा के एक अपने राजनेता हैं, रोहतक, आओ मेरे से संपर्क बनाओ, संबंध बनाओ। अब वो कॉमेडी चैनल है, वो रोज ही आता है, ऐड इतना होता है। कई बार तो इनके मुझे लगता है हरियाणा का कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो उनको इस मामले में टक्कर दे सके कि जितने लोकप्रिय मतलब हमारे वाले रोहतक मूल के नेता हुए हैं। लेकिन आप ये देखो सर, किस तरह का स्वैग है, मतलब कि एक आदमी, एक इंसान है जिसको बेचारे को नौकरी नहीं है, उसके खाने के लाले हैं, मोहताज है, और वो ऐसा सोचता है कि मोदी जी काम कर रहे हैं उनके लिए, मतलब ऐसी मतलब पीढ़ी तैयार कर दी। वो ऐसा माहौल बना देना चाहते हैं कि जीवन की मूलभूत जो जरूरतें हैं उनके प्रति लोगों में कुछ भी ध्यान ना हो। वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जीवन और मृत्यु की लड़ाई पे जूझ रहा बच्चा, उसका बाप जो वो परेशान है, वो उसको ये कह दे कि ये मरता हो तो मरे, लेकिन मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। ऐसे लोग चाहिए। और हो गए हैं ऐसे तैयार, और इनके अपने नहीं मिलेंगे। इन पाखंडियों के सवेरे जितने भी भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का स्वाद चख चुके लोग हैं, सबके घरों में अंग्रेजी विदेशी माहौल है, पाश्चात्य संस्कृति भरी पड़ी है। इनकी रातें इतनी भयावह हैं, इतनी गंदी शामें इनकी गुजरती हैं, आप सोच नहीं सकते। इनके भाषण सिर्फ दूसरों के लिए हैं। आप गाय पालो, भारत माता आपके लिए माता है, नहीं इनके लिए मिथुन है। हाँ नहीं, हम तो देखेंगे क्या है। सारे के सारे वो जो है दूसरों से अपेक्षाएं हैं कि आपको ऐसा होना चाहिए, आप लोग लगे पड़े इनके लिए, लोग जुटे। मेरे को एक आरएसएस के एक बार एक विचारक आ गए थे मेरे पास में, बोले जी हम सामाजिक समरसता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
क्या लॉजिक क्या है उसका, कि हम ये चाहते हैं कि सारे समाज के जो वर्ग हैं वो आपस में मिलजुल के रहें। तो मैंने उस दिशा में अपना काम क्या करा आज तक। बोले अब शुरू क्या है, आप जरूर करें। तो इसमें विजन क्या है। अब ये पता नहीं क्यों बस उनको एक बुट्टी पिलाई और छोड़ दिया मैदान में कि जाओ। तो मैंने कहा कि जब तक हिंदू समाज विभिन्न जातियों में वर्गों में बटा हुआ है बुरी तरीके से, तब तक सामाजिक समरसता का अर्थ क्या है। तो सहमत हुए इन सारी चीज़ों से। मैंने आप जो उच्च वर्ण के लोग हो, आप जब तक दलित समाजों में या पिछड़ी जातियों में शादियां नहीं करोगे तो कैसे सामाजिक समरसता बढ़ेगी, इसका तरीका क्या है। नहीं। ये तो सारी व्यवस्था तो हमारी एक दूसरे के प्रति खड़ा करती है, दुश्मनी पैदा करती है। आप समरसता की बात कर रहे हो जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो अंत में वो ये बोलेगी जी ऊपर से आदेश है और राष्ट्र निर्माण करना है, तो हम तो राष्ट्र निर्माण में लगे हुए जुटे हैं। राष्ट्र निर्माण करना जरूरी है। हाँ, चूंकि सारे राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। और ऊपर से अफसोस ये है कि वो बुरा अमेरिकन जो है वो कह रहा है नरक बन गया। और उसने ये भी कहा है कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी समझता था इनको, पर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि ये तो सच में नरक में रहने वाले लोग हैं। देखो सर, 2 स्टेट ऐसी हैं जितना मैंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ा है, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखालफत की, सबसे ज़्यादा अपनी शहादतें दी, बंगाल और पंजाब सर। और दोनों ही आज तक है ना बीजेपी के झांसे में नहीं आ पाए। आप ये देखिए कि अगर कांग्रेस का विकल्प लोगों ने चुना तो बीजेपी नहीं चुना पंजाब में, वो आपको ले आए। तो बीजेपी की बातों में वो कभी आए नहीं। और एक बंगाल सर, तो अब ये वास्तव में ही बहुत सोचने वाली बात होगी, अगर बंगाल इस वाली विचारधारा को चुन लेता है तो फिर हमारे देश का आप ये मान सकते हो कि फिर हिंदू राष्ट्र आने में कोई दूरियां भी नहीं है। फिर तो मोदी जी को डिक्लेयर ही कर देना चाहिए भारत। देखो, मैं तो धर्मेंद्र जी इस पक्ष का होने लगा हूँ धीरे धीरे कि आप इसे हिंदू राष्ट्र बना लो, घोषित ही कर दो, बना दो, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार मन की बात के 3-4 एपिसोड ला के बता दें कि वो हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। चूँकि मोदी जी के जो हम वीडियोस पहले देखते हैं वो कहते हैं कि जो भी इस्लाम का विरोध करता वो हिंदू हो ही नहीं सकता। लेकिन धरातल पर तो तमाम लोग जो हिंदू इस्लाम का विरोध करते हैं वही हिंदू हैं अपने आप को। आप कहते हो कि इस्लाम एज ए आइडियोलॉजी में आई कैन नॉट टॉलरेट, नॉट एट ऑल, ये इस तरह की भाषा बोलते हैं। मतलब वो जो कहते हैं वो तो वामपंथ की और कांग्रेसियों की भाषा है। तो फिर तुम्हारा हिंदुत्व, तुम्हारा हिंदू राष्ट्र अलग कैसे है। अगर आपका यही लक्ष्य है तो एक बार इस देश की जनता को समझा दो कि हिंदू राष्ट्र हमारी इस कल्पना में ये चीजें होंगी। आप इतनी ईमानदारी तो बरतो अपने घोषणा पत्र में, बता ही दो। हाँ, लेकिन सब चीजें छुपाना है और हर चीज के पीछे इनका यही रहेगा। जैसे मान लिया ट्रंप वाले मसले पे मौन है, चुप है, ये कहेंगे ये रणनीति का हिस्सा है। और वीर सावरकर से लेके अब तक, वीर सावरकर ने क्षमा क्यों मांगी कि वो रणनीति का हिस्सा था। हेडगेवार ने 1930 के बाद में आंदोलन में हिस्सा क्यों नहीं लिया, वो रणनीति का हिस्सा था। गुरु गोलवलकर कभी भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूदे क्यों, वो रणनीति का हिस्सा था। इनकी सब चीजें रणनीति, सब चीजें इनकी सारी रणनीति है। अब हम नहीं बोल रहे जूते खा रहे हैं ट्रंप के, ये रणनीति का हिस्सा है। और इनका जो सरकारी प्रवक्ता है पार्टी का, जो अमेरिका से बिना पूछे हम तेल नहीं खरीदते, रणनीति का हिस्सा है। सरकार के प्रवक्ता ने जो जवाब दिया, उससे जब पूछा जी ऐसा ऐसा, बोला हाँ हमने सुना है और मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। सुना है और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सरकार का स्टैंड है। चू नहीं करते तो जी। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। आनंद जी भी है, अपने आनंद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। झालमुंडी खाओ, क्या है वो, हाँ पता नहीं क्या, प्रभु के गुण गाओ। वो भी एसपीजी वाला बिठा दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी के गिरने का एक सीधा सीधा संकेत भारत की जनता देने वाली है, खासकर पश्चिम बंगाल की। ये 2 स्टेट में, पंजाब और पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी कभी भी आती है तो वो फिर एक अलग धुरों की राजनीति भारत में शुरू होगी। देखते हैं इतने सारे लोग मिलके एक महिला को राजनीति से गिरा सकते हैं या नहीं, ये पता चल जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। शुक्रिया, नमस्कार।